कल हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो 22 में पूछा है ए रेगुलेटर in an airway causes a sudden area contraction resulting in a velocity jump from 2 meter per second to 4 meter per second. What is the shock loss del P if density of air is 1.2 kg per meter cube? इस क्वेश्चन में बोला है कि एक रेगुलेटर लगा है किसी एयरवे में, जो कि कारण बनता है एरिया कंट्रैक्शन का, जिसके कारण कि मेरा वेलोसिटी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड था, उस एरिया कंट्रैक्शन के कारण वो वेलोसिटी बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो पूछा है शॉक लॉस कितना हुआ उस रेगुलेटर के कारण और वेलोसिटी जो जंप हुआ उसके कारण। इसमें दिया डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका मैं बताया हूँ शॉक लॉस का फॉर्मूला। क्या होता है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। 1/2 रो दिया 1.2, V2 मेरा दिया है 4, V2 मतलब जो वेलोसिटी बढ़ने के बाद हुआ, तो यहाँ दिया है 4 मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर माइनस V1 का दिया है 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर। कितना होगा 0.6, 1.2 डिवाइड बाई 2 तो 0.6 आएगा। 16 माइनस 4 12, कितना आएगा 7.2 पास्कल। सही है कैलकुलेशन, देखिए। कितना आ रहा है 7.2 पास्कल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ट्वेंटी थ्री में बोला है ए रिटर्न एयरवे शो
CO इक्वल टू 130 ppm एंड O2 दिया है मेरा इस रिटर्न में 18.5%। विल इनटेक में CO कितना है 10 ppm एंड O2 है आपका 20.9%। तो पूछा है व्हाट इज ग्राहम्स रेशियो। सोल्यूशन, ग्राहम्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है CO प्रोड्यूस बाई O2 कंज्यूम्ड। इसको सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। सौरभ, दीपांशी, निकुंज, मुस्कान, आशीष, रोहित, सॉल्व कीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 23। बोला रिटर्न एयर वे में जो सीओ है वो 130 ppm है, O2 18.5% है, जबकि इनटेक में सीओ वही 10 ppm था और O2 20.9% था। तो ग्राम्स रेशियो पूछा है। ग्राम्स रेशियो का मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ CO प्रोड्यूस डिवाइड बाई O2 कंज्यूम। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर आप लोगों का। चलिए सॉल्व करते हैं। सीओ प्रोड्यूस कितना हो रहा है इनिशियल 130 था, 30 हुआ। इनिशियली कितना था 10 ppm और O2 कितना कंज्यूम हुआ 20.9 से रिटर्न में कितना मिल रहा है 18.5। ये कितना हुआ 120 डिवाइड बाई 9 यहाँ से 2.4 आएगा कुछ, तो 50%। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा मिस्टेक है। स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगेगा, डायरेक्ट बाहर लगेगा। फोर माइनस टू का स्क्वायर V2 माइनस V1 का स्क्वायर हुआ यहाँ पे, तो 4 माइनस टू का स्क्वायर 4, इसका आएगा 2.4 पास्कल। इसको सुधार लीजिएगा गलत लिखे होंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है एक गैस मिक्सचर contain
2.5% CH4, 0.8% CO, and 1.2% H2. Use Lee Chatelier formula to estimate its explosibility limit। क्वेश्चन में बोला है एक गैस मिक्सचर है जो कि इसमें जो 2.5% CH4 है, 0.8% CO है, 1.2% H2 है। तो बोला है कि ली चटेलियर फार्मूला यूज करके इसको एस्टिमेट कीजिए कि जो मिक्सचर बन रहा है एक्सप्लोजिव है कि नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है नॉन एक्सप्लोजिव, ऑप्शन बी दिया है एक्सप्लोजिव, ऑप्शन सी दिया है अनडिफाइंड, डी दिया है नॉन ऑफ दी। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऊपर में क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश Cn तक। नीचे रहेगा C1 बाई L लोअर एक्सक्लूसिव लिमिट, इसका C1 का प्लस C2 का लोअर एक्सक्लूसिविटी लिमिट और C3 का लोअर एक्सक्लूसिव लिमिट प्लस डैश डैश Cn जो भी ऊपर गैस रहेगा। तो मेरा इसमें क्या दिया है, टोटल गैस का जो परसेंटेज कितना हुआ, जैसे जोड़ेंगे तो 2.5 प्लस 0.8 प्लस 1.2 डिवाइड बाई क्या होगा, C1 दिया है 2.5 कि मैं आपसे दिखाता हूँ। CH4 का लोअर एक्सप्लोजिविटी लिमिट कितना है, 5% है। CO का कितना है, 12.5% और H2 का कितना है, 4% लोअर एक्सप्लोजिविटी लिमिट। तो CH4 का कितना दिया है, 5% प्लस फिर दूसरा गैस क्या है CO 0.8, तो उसका कितना लिमिट है 12.5 प्लस H2 का दिया है 1.2, उसका कितना दिया है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 5.21%। आ गया लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट मिक्सचर का 5.2%। इससे कम रहेगा तो
एक्सप्लोजन नहीं होगा। तो मेरा टोटल गैस का मिक्सचर कितना है? 2.5% दिया है CH4, 0.8% दिया है CO, 1.2% दिया है H2। इसको जब जोड़ेंगे तो 4.5% आएगा। मेरा जो गैस मिक्सचर गन्ना बन रहा है 4.5% ही हो रहा है टोटल तीनों मिलाने के बाद, लेकिन जो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कितना आ रहा है 5.21। मतलब इससे कम रहेगा तो एक्सप्लोजन होगा ही नहीं। लेकिन जब टोटल कितना है 4.5, क्या है 4.5 क्या है, लेस देन है 5.21। तो ये क्या हो गया, जो मिक्सचर बनेगा नॉन एक्सप्लोजिव। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन एक्सप्लोजिव। समझ में आया क्वेश्चन? 24 समझ में आया आप लोगों को? नॉन एक्सप्लोजिव क्यों होगा ये? इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे आप लोग। ऊपर का पार्ट मत लिखिए और नीचे का सिर्फ सॉल्व कीजिए। C1/Le1 प्लस C2LeL2 प्लस C3LeL3, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए लिखा है, रुकिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। समेशन ऑफ CI/LI। अगर एक से बड़ा है या बराबर है तो एक्सप्लोजिव होगा। अगर लेस देन 1 है तो नॉन एक्सप्लोजिव होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.864 आएगा ये। तो जो कि 1 से कम है तो नॉन एक्सप्लोजिव होगा। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समेशन ऑफ CI/LI, इस तीनों का समेशन करेंगे। अगर उसका वैल्यू 1 से कम आ रहा है तो नॉन एक्सप्लोजिव होगा, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है या 1 के बराबर है तो एक्सप्लोजिव होगा। इसको कुछ नहीं करना है भाई। जैसे क्या मैं बोला, ऊपर में जितना परसेंटेज दिया है, ऊपर में क्या क्या दिया है 2.5, 0.8, 1.2, ऊपर में लिख देना है जो भी है। तो उसको टोटल के करेंगे तो 4.5 आ जाएगा ये वैल्यू। और नीचे में क्या करना है, जो दिया है उसके डिवाइड बाय क्या करना है, जो इस गैस का लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है उसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। या तो एग्जाम में, अगर एग्जाम है जैसे गेट के क्वेश्चन में वो दिया रहता है कि इसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है। तो CH4 का जैसे 5 है तो इसके डिवाइड में 5 कीजिए, इसके डिवाइड में इसका मान लीजिए लिमिट 12.5 है, इसके डिवाइड में 12.5 कीजिए, इसके नीचे क्या कीजिए 4। इन तीनों को डिवाइड करके जोड़ दीजिए। इन तीनों को जोड़ने के बाद और नीचे भाग होगा, ऊपर में क्या होगा, जो तीनों को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, जैसे तीनों को जोड़ने के बाद वैल्यू 4.5 आया। अब उसका क्या किए हैं, 2.5 से लोअर एक्सपोजर लिमिट तीनों का समेशन करके इन टोटल में लिख देना है। इसका मान लीजिए 0.864 आ रहा है, 4.5 डिवाइड बाई 0.864। यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि ये मिक्सचर एक्सप्लोजिव है कि नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम आया है। मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ कि अगर 1 से कम आ रहा है तो नॉन एक्सप्लोजिव है, तो एक डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं यहाँ से नॉन एक्सप्लोजिव। लेकिन जो इसका चैटेलियर प्रिंसिपल फार्मूला यूज करने के लिए बोला है तो इस फार्मूले से सॉल्व होगा। मान लीजिए अगर सिंपल वे से जाना है तो डायरेक्ट इसको यूज कीजिए, आंसर बताइए। तो यहाँ पे इसका 0.864 आ रहा है तो नॉन एक्सप्लोजिव हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे 4.8 डिवाइड बाई 0.864, गैस का जो मिक्सचर का जो बन रहा है आपका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट
5.21 बन रहा है, लेकिन तीनों गैस मिलाने के बाद जो मेरा परसेंटेज बन रहा है यहाँ पर देख रहे हैं 4.5 ही बन रहा है, जो कि इससे कम है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर तभी एक्सप्लोजन होगा, इस अगर इससे कम है तो एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि ये लोअर पॉइंट है कि इससे कम रहेगा तो एक्सप्लोजन होगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा है इसको, ये लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है। इससे कम रहेगा तो एक्सप्लोजन नहीं होगा, लेकिन तीनों गैस मिलाने के बाद 4.5 बन रहा है, जो कि कम है 5.21 से, इसलिए जो मिक्सर बनेगा नॉन एक्सप्लोजिव होगा। रोहित समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 24। 24 हो गया ना? 25 बोला है, इन ए मेथेन एयर मिक्सचर ए फ्लैम सेफ्टी लैम्प स्टॉप शोइंग a cap at 1.3 percentage of CH4. What does it indicate? ऑप्शन ए दिया है CH4 is decreasing, ऑप्शन बी दिया है CH4 is below lower explosive limit, ऑप्शन सी दिया है CH4 is increasing, ऑप्शन डी दिया है लैम्प इज malfunctioning। इसका बताइए क्या होगा? बोला इन ए मेथेन एयर मिक्सचर a flame safety lamp stops showing a cap at 1.3% of CH4. What does it indicate? पहला ऑप्शन दिया CH4 कम हो रहा है, दूसरा बोला है कि CH4 जो है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट से कम है, तो तीसरा बोला है CH4 बढ़ रहा है, चौथा बोला है लैंप अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसका बताइए क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CH4 इज बिलो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। इसका करेक्ट आंसर बी ही है, क्योंकि आपको पता होगा जो कैप का लैंप विजुअल होगा कहाँ से? जब 1.2% ऑफ CH4 से ज़्यादा हो।
तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए परसेंटेज 1.3 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि इसमें आप ये भी बोल सकते हैं CH4 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कहाँ तक डिक्रीज हुआ ये पता नहीं है मेरे को। लेकिन इतना बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है उसका, जो उसका CH4 का लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है, या एक्सप्लोजिव लिमिट कितना है, 5% है। तो उससे तो कम ही होगा, क्योंकि अगर कैप लैंप अगर विजुअल नहीं है मतलब 1.25 से कम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CH4 लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट से या बिलो है एक्सप्लोजिव लिमिट से। तीसरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बोला ही है कि कैप लैंप दिखना बंद हो जा रहा है। बंद हो जा रहा है मतलब 1.25 से 1.3 से कम हो रहा है, क्योंकि 1.25 तो दिखता है, उससे ऊपर रहेगा तो अगर 1.25 से कम हुआ तो मतलब क्या हुआ, इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए जो ए ऑप्शन सी है तो गलत है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है CH4 इज बिलो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में बोला है ए 10 kg ब्लॉक, ए 10 kg ब्लॉक is suspended by two rope making 60 degree and 45 degree angle with the ceiling। बोला है व्हाट इज द approximate tension in the rope at 60 डिग्री। इसमें जी क्या लेना है, मेरे को जूम करना है 10 मीटर/सेकेंड। इसने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है आपका 70 न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है 81 न्यूटन, ऑप्शन सी दिया है 100 न्यूटन, ऑप्शन डी दिया है 113 न्यूटन। इसको सॉल्व करवाते हैं। इसमें बोला एक 10 kg ब्लॉक है जो कि लटका हुआ है दो रस्सियों के सहारे, जो कि दोनों जो रस्सी बना रही है सीलिंग से, एक रस्सी बना रही है 60 डिग्री, एक बना रहा है 45 डिग्री। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। तो बोला है कि जो रस्सी 60 डिग्री बना रहा है उसमें टेंशन कितना जनरेट हो रहा है, उसको मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए एक 10 kg का ब्लॉक मेरा नीचे झूल रहा है, और किसके सहारे लटका हुआ है, दो रस्सियों के सहारे। एक जो बना रहा है ये मान लीजिए आपका सीलिंग हो गया, इससे मेरा एक क्या बना रहा है 60 डिग्री। एक रस्सी हो गया मेरा है जो कि 60 डिग्री पे है सीलिंग से। ठीक, यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है एक रस्सी। इसको मान लीजिए इसमें T1 टेंशन लग रहा है। एक रस्सी क्या है
45 डिग्री। इसमें मान लीजिए T2 टेंशन लग रहा है। इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। इसको सॉल्व करके एक बार देखिए कितना आंसर आ रहा है इसका। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर? तो इसमें एक सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉमिश थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो उसका दूसरा मेथड है फोर्स रिजोल्यूशन। तो मैं इसको किस मेथड से करें? लॉमिश एकदम सिंपल इजी इजी मेथड रहेगा। देखिए मान लीजिए इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। ये मेरा क्या बनेगा? जिसके साथ एंगल रहेगा उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा उसके साथ साइन। तो T1 इसके साथ एंगल, एंगल किसके साथ है यहाँ पे? इसके साथ एंगल है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या हुआ? T1 साइन 60, यहाँ पे बनेगा T1 कॉस 60। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा? T2 कॉस 45, यहाँ पे क्या बनेगा? T2 साइन 45। तो ऊपर में कौन कौन सा इसको न्यूटन में करने के लिए क्या है? जी से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10। तो मान लीजिए 100 न्यूटन का नीचे लोड लग रहा है। तो आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा है? T1 साइन 60 है और T2 साइन 45। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है दोनों सब। तो T1 का डायरेक्शन अलग है और T2 का डायरेक्शन, T2 साइन 40 का डायरेक्शन अलग है। ठीक, तो दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा? T1 साइन 60 इक्वल टू T2 साइन 45। और समेशन ऑफ एफ वाई करेंगे तो क्या होगा? ऊपर में कौन कौन गया है? T1 cos 60 गया है प्लस T2 cos 45। ये किसके बराबर है? 100 के बराबर। यहाँ पर देखिए ऊपर में कौन कौन सा गया है? T2 cos 45 और T1 cos 60। और किसके बराबर है? जो नीचे गया है 100 न्यूटन। यहाँ से आप मान लीजिए आपको T1 का वैल्यू लाना है। तो T1 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे T1 इक्वल टू T2 साइन 45 डिवाइड बाय साइन 60। नहीं, इसको T2 के फॉर्म में लाते हैं। इसको लाते हैं T2 इक्वल टू T1 साइन 60 डिवाइड बाई साइन 45। अब T1 cos 60 प्लस T2 की जगह पे क्या रखना है? T1 साइन 60 डिवाइड बाई साइन 45 इंटू कॉस 45 इक्वल टू 100।
साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं, दोनों कट जाएंगे। T1 कॉमन कीजिए, कॉस 60 प्लस साइन 60 डिवाइड बाई 100, और T1 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई कॉस 60 प्लस साइन 60। दोनों का वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर? आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का? 100 डिवाइड बाई कॉस 60 प्लस साइन 60। जी सर, डायरेक्शन थोड़ा बता दीजिए। 66.6 आ रहा है कैलकुलेट करने पे इसको। कितना आ रहा है कैलकुलेट कीजिए आप लोग। मेरा तो 73.2 आ रहा है। कितना आंसर करेक्ट है? 73 या 66 बताइए। इसको बता रहा हूँ, पहले सेकेंड अप्रोच बताते हैं हम। सेकेंड मेथड, लॉमिश थ्योरम। लॉमिश थ्योरम हर जगह यूज नहीं कर सकते, अगर 3 फोर्स है तभी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक इधर से लग रहा है, कि इधर से लग रहा है, कि नीचे से लग रहा है। एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? यहाँ से ये 60 डिग्री है, इधर से 45, 105 डिग्री ये हो गया। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री है। टोटल कितना हो गया? 120 डिग्री यहाँ से बन रहा है। यहाँ से 120, यहाँ से 105, यहाँ कितना बचेगा? 135 डिग्री बचेगा। यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ये 100 न्यूटन है। तो लॉमिस थ्योरम क्या कहता है? T1 डिवाइड किससे होगा? साइन ऑफ जो उसके अपोजिट एंगल है। इसका अपोजिट एंगल क्या है? 135 है, इक्वल टू T2 डिवाइड बाई किससे होगा? साइन ऑफ इसका अपोजिट एंगल कितना बनाना है? 120 डिग्री, इक्वल टू 100 डिवाइड बाई साइन ऑफ अपोजिट एंगल कितना है? 105। जब इसको सॉल्व करेंगे, T1 इक्वल टू 100 इंटू साइन 135 डिवाइड बाई साइन 105। किसी को लिख सकते हैं, कहा कि तीनों बराबर हैं। T1 डिवाइड बाई साइन 135 इक्वल टू T2 डिवाइड बाई साइन 120 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई साइन 105। मैं इसको उठाया, इसको उठाया, मेरे को T1 से मतलब नहीं है, मेरे को T1 निकालना है। तो T1 डिवाइड बाई साइन 135 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई साइन 105। तो T1 यहाँ रख दिए और साइन को ऊपर भेज दिए। 100 इंटू साइन 135 डिवाइड बाई साइन 105। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 73 के अप्रोक्स कुछ आएगा। ये समझ में आया? अब मैं इसको फोर्स रिजोल्यूशन बता रहा हूँ एक बार। जैसे ये तो पता चल गया ना, 60 डिग्री कहाँ से बना रहा है, 45 डिग्री कहाँ से बना रहा है। इसमें बोला है सीलिंग से बना रहा है। जो एंगल बन रहा है रस्सी का, वो सीलिंग से बन रहा है, तो ये मतलब यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, 60 डिग्री यहाँ से बन रहा है। तो मैं क्या बोला, जिसके साथ एंगल लगा रहेगा उसके साथ कॉस रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं लगा रहेगा उसके साथ साइन रहेगा। तो जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, इस इंक्लाइन जो टेंशन लग रहा है, इसको दो पार्ट में बटेगा, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट, एक वर्टिकल पार्ट। तो वर्टिकल के साथ मेरा एंगल लगा है ना, जो ये मेरा एंगल लगा है,
ए वाला यहाँ पे ए एंगल और एंगल बराबर ही होगा ना, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो एंगल लगा, जिसके साथ एंगल लगा रहे हैं उसके साथ मैं बोला हूँ कॉस लगाना है। ये थोड़ा सा एंगल के साथ कॉस यूज करेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे T1 cos 60 हो गया, जिसके साथ एंगल नहीं लगा रहा है उसके साथ साइन का एंगल सेम लिखना है। यहाँ 60 लगाए तो यहाँ 60 लिखेंगे, तो T1 sin 60, इसके साथ वही हो गया T2 cos 45, T2 sin 45। अब करना कुछ नहीं, जो भी x डायरेक्शन में है उस एक डायरेक्शन में है तो उसको एक साथ प्लस करके लिखेंगे। जैसे यहाँ T1 sin 60 इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ए जा रहा है T2 sin 45, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ए जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो T1 sin 60 इक्वल टू T2 sin 45। और ए हो गया एक्स डायरेक्शन का केस, एक्स डायरेक्शन का केस हो गया क्योंकि जो मेरा फोर्स है इस साइड, एक इस साइड लग रहा है एक इस साइड लग रहा है, तो दोनों बराबर होंगे। अब क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई। वर्टिकल फोर्स क्या है, दो फोर्स ऊपर जा रहे हैं T2 cos 45 और T1 cos 60, इन दोनों का बराबर 100 के बराबर होगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे वो होगा किसके बराबर, 100 के बराबर। तो वही लिखे हैं हम T2 लिखा हुआ यहाँ पे ना, कहाँ गया, T1 cos 60 प्लस T2 cos 45 इक्वल टू 100, क्योंकि ये दोनों फोर्स ऊपर लग रहे हैं, ये दोनों एक ये जो 100 है नीचे लग रहा है, मतलब ये दोनों इन दोनों मतलब बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो मैं वही लिखा हूँ, बस इसको सॉल्व कर दिया हूँ, बाकी क्या है। अभी समझ में आया रोहित? रोहित समझ में आया? ओके, इजी मेथड है। आप लेमिज यूज कीजिए, अगर 3 फोर्स हैं तो लेमिज प्रयास कीजिए यूज करने के लिए, इसमें तुरंत आ जाएगा, फोर्स रिजोल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोला है ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर और इसका जो वेट है 200 न्यूटन का, इज सपोर्टेड एट 1 मीटर फ्रॉम वन एंड। बोला है वेयर शुड ए 300 न्यूटन लोड बी प्लेस्ड फ्रॉम द सेम एंड टू बैलेंस इट हॉरिजॉन्टली। तो इसका सॉल्यूशन, मान लीजिए एक बीम है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, इसमें क्या बोला है, जिसका वेट 200 न्यूटन है। तो वेट क्या है, सेंटर में लगेगा, यूनिफॉर्म है तो 200 न्यूटन का यहाँ पे इसका वेट हो गया।
उसमें क्या बोला है, जो कि सपोर्ट है 1 मीटर पे किसी एंड से। मान लीजिए इधर से सपोर्ट करें चाहे इधर सपोर्ट करें, हम मान लीजिए इधर सपोर्ट कर रहे हैं 1 मीटर पे, एक सपोर्ट दे रहे हैं हम इसको, ये मेरा 1 मीटर हो गया। अब बोला इसमें वेयर शुड ए 300 न्यूटन लोड बी प्लेस्ड फ्रॉम सेम एंड। बोला इसी एंड से, मान लीजिए ए एंड हो गया, बी एंड हो गया, बोला सेम एंड से मतलब ए एंड से कहाँ पे हम 300 न्यूटन का लोड प्लेस करें जो कि बैलेंस करे हॉरिजॉन्टली, कितने डिस्टेंस पे मेरे को एक प्लेस करना है 300 न्यूटन का लोड। तो मेरे को डिस्टेंस पूछा है पॉइंट ए से। मान लीजिए यहाँ पे कोई डिस्टेंस मान लीजिए ये तो डिस्टेंस आपको पता ही है, 200 न्यूटन का जो लोड है उसका बीम का 2 मीटर पे लग रहा है, क्योंकि ये सेंटर पे लगेगा हमेशा। अब लेकिन 300 न्यूटन कहाँ पे प्लेस करें वो मेरे को पता नहीं है। तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस मेरे को पता नहीं, चाहे यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, मेरे को पता नहीं है, मैं इसको एक्स मान लिया। ठीक, कहीं पे चाहे ऊपर से लगा हो चाहे नीचे से लगा है, ये भी मेरे को पता नहीं है। लेकिन क्या है, अगर मेरे को बैलेंस करना है तो मान लीजिए वो नीचे से ही लगा होगा। बैलेंस कंडीशन में क्या हो, नीचे से ही लगा, कहीं पे भी लगा, मान लीजिए यहाँ पे लगा हो यहाँ पे लगा हो, मान लीजिए यहाँ पे लगा है 300 न्यूटन का नीचे से, तो डिस्टेंस निकालने के क्या करना पड़ेगा, बैलेंस कंडीशन में मतलब मेरा मोमेंटम एकदम जीरो हो। मोमेंट का मतलब क्या है, रोटेशन ना हो फोर्स लगने पर थोड़ा भी। तो मान लीजिए इस पॉइंट जो मेरा क्या बोलते हैं इसको सपोर्ट दिए पॉइंट पी, इसका जब मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इसका रोटेशन इस साइड होगा, यहाँ से इस यहाँ पे मान लीजिए आप एक उंगली रखिए एक उंगली यहाँ पे रखिए, तो कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे ही रोटेट होगा नीचे के साइड। और यहाँ से एक उंगली यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर की साइड रोटेट होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो भी डिस्टेंस रहता है इनके बीच में, तो इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का है, तो 200 इंटू 1 जो कि बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अब मेरे को इस ये डिस्टेंस पता नहीं, मेरे को एक्स निकालना है, तो एक्स कहाँ पे होगा, एक्स माइनस वन। डिस्टेंस वन माइनस इसलिए किए क्योंकि अब जो डिस्टेंस होगा एक्स पॉइंट ए से है, जो भी डिस्टेंस मान लीजिए 300 न्यूटन का जो लोड लगा रहे हैं हम बैलेंस करने के लिए, वो एक्स से माना गया है, बोला है ना, वेयर शुड ए 300 न्यूटन लोड बी प्लेस्ड फ्रॉम द सेम एंड, इसी एंड से 300 न्यूटन का लोड कहाँ पे प्लेस करें, तो डिस्टेंस मेरा जो एक्स में माना हूँ पॉइंट ए से माना हूँ, तो डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट से जो भी मेरा लोड लगा रहा हूँ, एक माइनस एक करूँगा तभी तो आएगा, एक्स माइनस वन इंटू 300। तो बैलेंस कंडीशन में दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या होगा 200 डिवाइड बाई 300, तो क्या किसके बराबर होगा, एक्स माइनस वन। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1 पॉइंट, ये आएगा ना 0.6, 0.6 आएगा, जब वन यूज कर जाएगा तो 1.66 मीटर। मतलब कहीं भी यहाँ पे प्लेस करेंगे हम 300 न्यूटन का लोड। क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आया। बैलेंस के लिए बोला है तो दोनों को बराबर रखिए और सॉल्व कीजिए। मोमेंट का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन समझ में आया ना? ये बोला है कि बीम है जिसकी लंबाई 4 मीटर है और उसका वेट कितना है, 200 न्यूटन है, और जो बीम है सपोर्ट हुआ है 1 मीटर पे किसी एक पॉइंट से, किसी एक एंड से। और बोला है 300 न्यूटन का लोड कहाँ पे प्लेस करें, सेम एंड से, जो कि मेरे को लोड 300 न्यूटन इसलिए लगा रहा है कि मेरे को हॉरिजॉन्टली जो भी लोड लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टली बैलेंस का मतलब क्या हुआ? तो मूवमेंट ना करने पाए, मतलब रोटेट ना होने पाए, उस कंडीशन में क्या है, मेरा एक से लोड लगा है तो ये क्या ट्राई करेगा, क्लॉकवाइज घुमाने का बीम को, लेकिन मेरे को क्या करना है, फोर्स लगाना है, 300 न्यूटन का लोड देना है जो कि उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, दोनों क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे बीम को। तो वही मैं किया हूँ। इस मान लीजिए इस पॉइंट पी पे, पॉइंट पी से मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट से मोमेंट निकालने के लिए क्या है, मतलब मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ इस पॉइंट से निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक पॉइंट मेरा जीरो हो गया, मेरे को अब सिर्फ एक ही अननोन बचेगा। तो यहाँ से क्या है, 200 ई जा रहा है क्लॉक वाइज में, तो 200 इंटू डिस्टेंस कितना है, यहाँ से और इसके बीच में, ये तो सेंटर में है तो 2 मीटर हो गया, लेकिन जो पॉइंट पी है इनिशियली 1 मीटर पे लगा है, बोला है ना, जो सपोर्ट है 1 मीटर पे है इस पॉइंट किसी एक एंड से। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए जो है यहाँ पे, यहाँ से 1 मीटर पे पॉइंट पी लगा है, मेरा जो सपोर्ट है 1 मीटर, जो लोड लग रहा है सेंटर पे लग रहा है 200 न्यूटन का। सेंटर मतलब उसका क्या, टोटल बीम की लंबाई 4 मीटर हुआ तो सेंटर 2 मीटर बचा, 2 मीटर से 1 मीटर माइनस हुआ तो 1 मीटर ही बचा ना यहाँ पे, इक्वल टू क्या होगा। अब ये डिस्टेंस 300 तो इसको लोड लिख लिए, लेकिन डिस्टेंस कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा आपको, टोटल डिस्टेंस x है मेरा इस पॉइंट से, लेकिन माइनस क्यों 1 किए, क्योंकि जो पॉइंट p है 1 मीटर बाद में लगा है पॉइंट ए से, तो इसलिए x माइनस 1 किए हम यहाँ पे। अब तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? p पर ले रहा हूँ भाई। मोमेंट p पर ले रहे हैं क्योंकि वहाँ p पर लेने पर क्या होगा, यहाँ इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो मेरे को सिर्फ एक अननोन बचेगा ना। यहाँ पे क्यों लेंगे, यहाँ पे लेंगे, दो अननोन है, फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको। ऐसी जगह लेना है जहाँ पे मेरा अननोन एक बचे। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक दिया था क्या बोलते हैं, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर। तो इसका जो एकदम लगभग में आंसर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, 2 के अप्रोक्स आ रहा है, तो 2 पर करेक्ट टिक मारेंगे इसको। ऑप्शन नहीं लिखा हुआ इसमें। 28 में बोला है ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग in a circle of radius 0.5 meter with speed
इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं इसको करवा चुका हूँ। स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4.5, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 8। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। बोला है पार्टिकल मूव कर रहा है किसी सर्किल में जिसका रेडियस है 0.5 मीटर, जिसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछा है। बताइए, चार ऑप्शन दिया है 2, 4.5, 6, 8। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कीजिए, मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ अच्छे से। चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आया इसका। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। वी मेरा दिया है 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर दिया है 0.5। इसको आ करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायग्राम अभी समझ में आ रहा है अच्छे से ना? मैं यहाँ लिखा हूँ समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट पी, इसको जीरो मान के चलना। मैं यहाँ पे लिख दिया, उसको आप समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा तो एक एक क्लॉक वाइज में आ रहा है, एंटी क्लॉक में 300 न्यूटन जा रहा है, मान लीजिए एंटी क्लॉक वाइज में। मेरे को पता नहीं था शुरुआत में, ये सॉल्व करने के बाद पता चला कि कौन फोर्स कहाँ पे लग रहा है। तो मैं यहाँ एक्स इसलिए माना इसके इसके साइड, क्योंकि मेरा आंसर 1.6 है। आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी मानिए, यहाँ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कहाँ आ रहा है, तो फिर वहाँ पे मान लीजिए। तो जैसे इसको किए क्या, मोमेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका जीरो होगा। तो ये तो वैल्यू जो अननोन है एक पॉइंट पे, इसको पहले मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे को सिर्फ अननोन एक ही बचा है जो कि एक्स है। तो 200 इंटू 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में सिर्फ एक ही मीटर का है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस 2 है। माइनस 1 कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। क्योंकि मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2 माइनस 1, और सेम वही किया हूँ। इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू 300। सॉल्व करेंगे तो 1.66 आएगा। अभी डायग्राम क्लियर है ना निकुंज?
क्वेश्चन नंबर 29, ये बोला ए रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर इज हिंग at one end and held horizontally. What is the talk about the hinge due to its weight? Due to its weight. वेट कितना दिया है 90 न्यूटन। इसने 4 ऑप्शन दिया है 90 न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी दिया है 135 न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी दिया है 45 न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी दिया है 30 न्यूटन मीटर। सॉल्व कीजिए, इसको बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो इक्वल टू क्या होगा, वेट इंटू डिस्टेंस। ये हो गया वेट ऑफ रॉड। डी क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द hinge to the center of gravity। ये तो पता है आपका, मान लीजिए कोई रॉड है 3 मीटर का, 9 इसका जो वेट सेंटर पे ही लगेगा, 90 न्यूटन का वेट है, टोटल डिस्टेंस 3 मीटर है, तो क्या होगा डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से इसका टॉप निकालना है तो क्या होगा, तो 90 इंटू डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ से लेकर जहाँ तक वेट है तो 1.5 135 न्यूटन मीटर। मैं लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 135। क्वेश्चन नंबर 30, में बोला है ए 5 kg ऑब्जेक्ट मूव्स with a velocity of 6 meter per second, what is the work required to stop it? What is the work required to stop it? Solution, कोई मूविंग बॉडी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो स्टॉप हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 mv², 1/2 एम कितना दिया है 5 kg, वेलोसिटी दिया है 6 का स्क्वायर।
क्या होगा 2.5 इंटू 36 कितना होगा 90 जूल। ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को रुकना है तो उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और एम दिया है 5 kg, वेलोसिटी दिया है 6। जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 90 जूल। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यू ऑफ 3 and 5। ये मैट्रिक्स है 2x2 का, जिसमें जो उसका आइगन वैल्यू है 3 और 5 है। बोला है व्हाट इज इट्स डिटर्मिनेंट। इसका बताइए आंसर तुरंत कितना होगा। इसका बताइए जल्दी से। मैं इसको सॉल्व करवा चुका हूँ, इसको नहीं बताऊंगा क्या कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 1। तो पूछा है व्हाट इज एफ डैश 2। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है आपका 12, ऑप्शन बी दिया है 17, ऑप्शन सी दिया है 19, ऑप्शन डी दिया है 15। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 होगा। मान लीजिए डिटर्मिनेंट निकालना है तो λ1 डॉट λ2 करेंगे। ये होता है आइगन वैल्यू। आपका मान लीजिए ट्रेस निकालना है तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। ये तो ट्रेस क्या होता है समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 होगा। 8 कौन बोला है सौरभ। मुस्कान 8 आ रहा है आपका। 3-4 क्वेश्चन करा चुके हैं इसका इसी एमएमटी में, फिर भी भूल जा रही है। वो ट्रेस होता है समेशन। ट्रेस क्या होता है समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इसको तो याद रखिए, तो क्वेश्चन आते रहते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर क्या क्वेश्चन बनेगा। 32 का बताइए कितना आंसर आ रहा है। थर्टी टू का बताइए सॉल्व करके सोल्यूशन। एफ डैश एक्स, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 3x² प्लस 4x माइनस 1। अब बोला है एफ डैश एक्स की जगह पे 2 रखना है मेरे को। 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1। 12 प्लस 8 माइनस 1 आएगा 19। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 32। ये तो एकदम इजी था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 32 में बोला है इवैल्यूएट
किसको करना है? डेफिनेट इंटीग्रल जीरो से वन एक्स ई एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए रूल पढ़े होंगे आइलेट का। तो पर फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे? तो इस रूल के अनुसार मेरा जो फर्स्ट फंक्शन होगा क्या होगा? ये होगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या पढ़े हैं? इसमें कॉमन करते हैं फर्स्ट फंक्शन को, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फर्स्ट को कॉमन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो फर्स्ट फंक्शन को कॉमन करेंगे, यहाँ पे बाहर करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे x इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? ई एक्स का ई एक्स ही होगा, माइनस यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन का, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, इनटू क्या करना है? इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन को, तो उसका होगा ई एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा? एक्स ई एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई एक्स ही होगा। इसको कहाँ से कहाँ के बीच में करना है? 0 से 1 के बीच में। तो क्या होगा यहाँ पे? अगर एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा? वो ई की पावर में 1 माइनस ई की पावर में 1 माइनस, इसका मैं 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, ई माइनस 1 1 ई ई प्लस 1। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसको सॉल्व किए हैं आप लोग? माइनस यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 ही होगा। यहाँ पे माइनस ई की पावर में 0, ए वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ से माइनस 1 ई की पावर में 0 मतलब 1, तो माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1। ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 33? जिसको नहीं समझ में आया जल्दी बताइए इसको, आया है कि नहीं आया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में बोला है ट्रेस ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स इज सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्या है? कॉलम एलिमेंट, ऑप्शन बी क्या है? रो, ऑप्शन सी क्या है? डायगोनल एलिमेंट, ऑप्शन डी क्या है? आइगन वैल्यू। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं इसको लिखवाया हूं अभी। ट्रेस किसको बोलते हैं? सौरभ, निकुंज, जय, मुस्कान, बताइए। 3x3 मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस बोला है, ट्रेस किसको बोलते हैं?
इसका करेक्ट आंसर होगा डायगोनल एलिमेंट। मैं बताया ना ट्रेस किसको बोलते हैं, ट्रेस में यहाँ पे लिखा है ट्रेस समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डायगोनल एलिमेंट। अब चलते हैं 35 की तरफ। 35 में बोला है रैंक, इसका रैंक निकालना है 1 2 2 4। 4 ऑप्शन दिया है, 1 2 0 डी दिया है ऑल। बताइए क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा। इसका रैंक बताइए क्या होगा, रैंक सॉल्यूशन। थर्टी सिक्स, what is the primary purpose of auxiliary ventilation in blind heading। ऑप्शन ए है आपका टू कूल डाउन द मेन एयरवे, टू प्रोवाइड फ्रेश एयर टू वर्किंग फेस। ऑप्शन सी टू इम्प्रूव लाइटनिंग कंडीशन, टू इम्प्रूव लाइटनिंग कंडीशन। ऑप्शन डी दिया है आपका टू रिड्यूस नॉइज लेवल। इसका करेक्ट आंसर एक होगा। मान लीजिए 1 2 2 4 इसका मैट्रिक्स है। यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा है मल्टीपल है, रो 1 रो जो रो 2 है रो 1 का मल्टीपल है। तो डार्ट इसको लिख सकते हैं आप, ये देख के भी रैंक इसका, क्योंकि ये वाला नीचे वाला जो रो 0 हो जाएगा, इससे इसका रैंक 1 होगा। अगर सॉल्व करने जाएं इसको लिखिए आप R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ऐसे आपको लिखना रहता है अगर सॉल्व कर रहे हैं, एकदम दिखाना है या तो एग्जामिनेशन को, एग्जामिनर को। तो क्या होगा यहाँ पे, R2 आपका 2 है माइनस 2 इंटू R1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 2 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरा जो आपका ए बचा है 1 2 नीचे 0 0, तो ये हो गया 0 रो हो गया,
ये हो गया नॉन जीरो रो। जितने नंबर के नॉन जीरो रोज रहेंगे उतना रैंक होगा। तो इसका इसमें क्या है, एक है, एक रो ही नॉन जीरो है, तो इसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा टू प्रोवाइड फ्रेश एयर टू वर्किंग फेस। पहली बात तो जो ऑक्सिलरी फैन लगाते हैं मेन एयरवेज पे लगाते नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो गया। अब जो फैन लगा है ऑक्सिलरी वेंटिलेशन मतलब क्या, हवा भेजने का काम कर रहा है, हवा भेजने का काम कर रहा है, तो लाइट से क्या उसका लेना देना, तो लाइट वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर कहीं भी फैन लग रहा है वहाँ पे नॉइज लेवल थोड़ी ना कम होगा, वहाँ पे नॉइज लेवल तो और कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। तो ऑक्सिलरी फैन कहाँ यूज करते हैं कि ब्लाइंड हेडिंग हो गया। ब्लाइंड हेडिंग मतलब वहाँ पे डायरेक्ट हवा नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी फैन लगाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो मेरा फैन लगा रहेगा, ऑक्सिलरी फैन का मतलब क्या, छोटा सा सहायक फैन है, एक छोटा सा पंखा है, उसको लगा देंगे वहाँ पे एयर बे पे, तो हवा खींच के वो एकदम जहाँ पे वर्क चल रहा है वहाँ तक हवा पहुँचाएगा, फ्रेश एयर। ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 36? सर फेस के लिए होता है। हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं दूसरा कहाँ बोल रहा हूँ। मैं दूसरा कब बोल दिया सौरभ, मैं भी तो फेस के लिए बोल रहा हूँ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट commonly used to measure velocity in a ventilation duct। चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है मैनोमीटर, ऑप्शन बी दिया है बैरोमीटर, ऑप्शन सी दिया है एनोमीटर, ऑप्शन डी दिया है आपका थर्मोमीटर। इसमें बोला है कौन सा इंस्ट्रूमेंट वेलोसिटी मापने के लिए यूज होता है वेंटिलेशन डक्ट में। चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है मैनोमीटर, ऑप्शन बी दिया है बैरोमीटर, ऑप्शन सी दिया है एनोमीटर, ऑप्शन डी दिया है थर्मोमीटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा 37 का। जय अब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कुछ भी, क्या हो गया आपको निकुंज? इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनोमीटर होगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, प्रेशर डिफरेंस के लिए। इसका करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका वेलोसिटी के लिए, थर्मामीटर का टेम्परेचर के लिए।
क्या हुआ? मैंने भूला था। अब मान लीजिए ऑप्शन में एक बोल दिया कि वेलोसिटी की जगह पे हम डिस्टेंस लिख दिया, फिर भी वहाँ पे एनोमीटर ही होगा, क्योंकि एनोमीटर का क्या काम है, वो डिस्टेंस ही मापता है। अगर माइंस में अगर आप सर्वे किए होंगे तो पता होगा आपको। तो एनोमीटर क्या करता है, पंखा एक मान लीजिए फैन लगाता है छोटा सा, उसमें एक रीडिंग रीडिंग रहता है, घूमता रहता है। तो जैसे हवा उसमें जाता है पंखे पे तो घूमता है ऊपर का रीडिंग, तो सिर्फ डिस्टेंस दिखाता है वो, मान लीजिए कितना मीटर में वो हवा चल चुका है। और वेलोसिटी इसलिए उसको बोल देते हैं क्योंकि जब उसमें रीडिंग लेते हैं ना, घड़ी से देख के लेते हैं कि 1 मीटर में कितना राउंड घुमा। तो घड़ी से हम डिस्टेंस टाइम कैलकुलेट कर लिया और उससे मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो वही वही मतलब उसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी निकल गया। इसीलिए एनोमीटर के लिए वेलोसिटी वेलोसिटी लिख दिए। अगर वहाँ पे लीनियर डिस्टेंस भी लिख दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। वहाँ पे आपको चूज करना है एनोमीटर ही। ओके, मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ऐसे ही रहता है, लेकिन हम लोग ये जो यूज किए हैं वेन टाइप किए हैं, यहाँ से हवा गुजरेगा तो ये रीडिंग शो करेगा कि कितना मीटर हवा चल चुका है, तो एकदम शायद वेलोसिटी बता दे। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं न्यू सेशन के में। तब के लिए धन्यवाद। हाँ, उसमें नहीं पड़ता है, वेलोमीटर में नहीं पड़ता है जरूरत, बेन टाइप में पड़ता है। बेन टाइप मैनोमीटर है तो उसमें जरूरत पड़ता है कितने मीटर का हम देना चाहते हैं। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तब के लिए तब तक के लिए बाय।